प्लांट ग्रोथ के अंदर का एक आर्टिकल है फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये जो फेजेस ऑफ ग्रोथ है वो शूट एंड रूट दोनों के बारे में। भले हम यहाँ पे एग्जांपल ऑफ रूट ले रहे, जर्मिनेटिंग सीड, सीड जर्मिनेशन कर रहा और उसमें रूट एलोंगेशन हो रहा है, रूट लंबा हो रहा है, तो इसके अंदर हम फेजेस ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन ये फेजेस ऑफ ग्रोथ शूट के लिए भी लागू होते हैं, कॉमन है। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ जो है वो 3 है। देयर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड ऑल्सो देयर आर 3 रीजन्स ऑफ दोज फेजेस। रूट के ऊपर वो 3 रीजन्स भी है। जब ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, तो इसकी 3 अवस्थाएं पड़ती है। पहली स्टेज है इट इज मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज मैंने जैसे बताया आपको कि पहले सेल निर्माण होते हैं, सेल प्रोडक्शन के कारखाने में सेल बनते हैं। सेल प्रोडक्शन का कारखाना इज मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल का इसके पहले हमने मीनिंग बताया पहले वीडियो के अंदर कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ऑलवेज डिवाइडिंग सेल। इन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा होता है। सेल वॉल जो होती है उतनी पक्की नहीं होती है, प्राइमरी अवस्था में सेल वॉल होती है। मेरिस्टेमेटिक फेज। सेकंड इज द एलोंगेशन फेज, इलोंगेशन फेज। और तीसरी है मैचुरेशन फेज, द मैचुरेशन फेज। इन फेजेस के हिसाब से इनके रीजन्स भी पढ़ते हैं। हम पहले फेज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। देखो ये शूट के लिए भी है, रूट के लिए भी है। मेरिस्टेमेटिक फेज चलती है मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर। अब ये मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, मान लो दिस इज द ग्रोइंग रूट, तो इस रूट पे आप समझ लो कि यहाँ पे रूट कैप है। ये रूट कैप परमानेंट टिश्यू से बनती है और इस रूट कैप के जस्ट ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो है दिस इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो भी हमें ग्रोथ की अवस्था दिखती है इट इज मेरिस्टेमेटिक फेज। ये बहुत इनिशियल फेज है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोक्सिमल एंड जो है, रूट टिप जो है, रूट टिप के जस्ट ऊपर, रूट टिप के जस्ट ऊपर ये हिस्सा होता है। आप किसी के पौधे को उखाड़ते हैं तो उसके टिप को, रूट टिप को, यहाँ पे ये अगर रूट है तो यहाँ पे एक सफेद सफेद हिस्सा दिखता है। वो सफेद वाला हिस्सा ही रूट के रूट कैप प्लस मेरिस्टेम ऐसा कंबाइंड हिस्सा है। ये हिस्सा फुल ऑफ सेल डिवीजन करते रहता है। यहाँ पे सेल निर्माण होते हैं। इस फेज में आपको कॉन्स्पिकस ग्रोथ नहीं दिखती, ऐसे नजर में भरने इतनी ग्रोथ नहीं दिखती इस अवस्था में। लेकिन आगे जो ग्रोथ होने वाली है, लंबाई बढ़ने वाली है, उसके लिए जो जरूरी सामान है वो इस फेज में बन जाता है, वो है नंबर ऑफ सेल्स। मैंने पहले बताया कि हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट बढ़ने दो या रूट की डेप्थ बढ़ने दो, इन दोनों कामों में सेल्स लगते हैं। जैसे कि आपको इमारत खड़ी करनी है तो ब्रिक्स लगेंगे, वीट, सीमेंट लगेगी, गिट्टी, मतलब मटेरियल डालना पड़ेगा तब जाकर के उस बिल्डिंग की हाइट बढ़ रही है। तो यहां पर भी मटेरियल लगता है ना। विदाउट सेल ये ग्रोथ होगी कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए पहले सेल्स बनाना पड़ता। सेल्स निर्माण का कारखाना इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। कुदरत ने ये रीजन प्लांट के अलग अलग हिस्सों में बांटे। शूट टिप वहां मेरिस्टेमेटिक रीजन है, रूट टिप वहां भी मेरिस्टेमेटिक रीजन है, लैटरल मेरिस्टेम बीच में है, कुछ परमानेंट टिश्यूज के अंदर भी मेरिस्टेम्स है, वो हम बाद में देखेंगे अलग से टॉपिक के अंदर। यहां पे आप बात याद रखो कि मेरिस्टेमेटिक फेज इज द फेज इन विच न्यू सेल्स आर फॉर्म। सेल्स आर कंटिन्यूअसली अंडर डिवीजन। जब सेल्स इस फेज में है तो देखो आप कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली चीज तो सेल का साइज बड़ा नहीं है, लेकिन सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड कॉन्स्पिकस प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आता है। बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म है। और जो सेल वॉल है ना वो प्राइमरी सेल वॉल है, बहुत ही कच्ची अवस्था में सेल वॉल है, ताकि ये सेल जब बढ़े तो इसके बढ़ने को गुंजाइश हो, क्योंकि सेल वॉल पहले से पक्की बन गई, ये प्राइमरी अवस्था की सेल वॉल है और रिजिड बन गई, स्ट्रांग बन गई, तो इसका एक्सपांशन नहीं होगा, ये सेल ऐसी नहीं बनेगी। तो सेल को अगर इस तरह से बनना है, लंबी होना है आगे चल करके, तो इसको गुंजाइश रखनी पड़ती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर
प्राइमरी सेल वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में आपको सेल्स की क्या स्थिति दिखती है, बरोबर। मेरिस्टेमेटिक फेज में जो आपको सेल की स्थिति दिखती है वो ऐसी है कि सेल को प्राइमरी सेल वॉल है, कच्ची सेल वॉल है। दूसरी बात, ये जो सेल्स है इनके प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा है, अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रोफ्यूज है बहुत ज्यादा, कॉन्स्पिकस बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म है, और इन सेल्स के बगल वाले सेल्स से कनेक्शन जो है वो भी अच्छे खासे है। ये प्रोटोप्लाज्मिक व्हाट यू से जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस है वो काफी ज्यादा है, दो सेल्स के बीच में कनेक्शंस, आप समझ रहे हैं। देयर इज प्रोटोप्लाज्मिक योर व्हाट यू से दिस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आर प्रोफ्यूज, काफी ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटा यू मस्ट नो। सेल वॉल के ऊपर प्लांट में जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, इस सेल वॉल के ऊपर कुछ सुराख होते हैं और ये सुराख बगल वाले सेल के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, ये बगल वाले सेल के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और इन्हीं सुराखों को वी कॉल एज प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल पे होते हैं, सेल वॉल पे होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल पे होते हैं और ये बगल वाली जो पड़ोसी सेल है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन दो सेल्स के अंदर मटेरियल का एक्सचेंज होते रहता है। ये कनेक्शंस मैं फिर से बोल रहा, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा इसका मतलब क्या होता है कि सेल वॉल के ऊपर के सुराख। पहली चीज, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स को सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी बात, प्लाज्मोडेस्मेटा नाम के सुराख, छिद्र, सुराख, पोर्स, दे आर प्रेजेंट ऑन सेल वॉल, जो बगल वाले पड़ोसी सेल के साथ कनेक्ट करती है। ये सुराख आप देखेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स है उनके ऊपर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आर प्रोफ्यूज, काफी ज्यादा है। दूसरी बात, मेरिस्टेमेटिक फेज में और एक क्या प्रॉपर्टी बताई, सेल्स कंटिन्यू डिवाइड हो रहे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म काफी बोल्ड है, न्यूक्लियस काफी बोल्ड है, प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा है, सेल वॉल प्राइमरी अवस्था में, कच्ची अवस्था में है और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रोफ्यूज है, काफी ज्यादा है, सेल का नंबर बढ़ने पे है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक फेज। नाउ व्हाट इज द सेकंड फेज? सेकंड फेज इज एलोंगेशन फेज। दोस्तों अब जो ए बी सी एंड डी ये चार अक्षर देख रहे, ये चार लेटर जो है वो एलोंगेशन फेज के बताए गए हैं, बरोबर। ये चार लेटर्स दे आर ऑफ एलोंगेशन फेज, जहां पे कॉन्स्पिकस माने दिखने जैसी, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है बोल्ड, दिखने लायक, ऐसी आपको ग्रोथ नजर आती है रूट की। यहां पे जो ग्रोथ नजर आ रही वो ऐसी ग्रोथ है जो आपको दिख रही है, आपको भी समझ में आ रहा है कि यस यहां पे ग्रोथ हुई। क्यों ग्रोथ हुई? एलोंगेशन फेज में ऐसा क्या हुआ, यही सेल्स, यही सेल जो है वो इस अवस्था में जाते हैं, जो सेल्स ऐसे है, बरोबर, किस अवस्था में? मेरिस्टेमेटिक अवस्था में। वही सेल जब एलोंगेशन फेज की तरफ जाते हैं, मतलब ये रीजन में जाते हैं या व्हाट यू से इस अवस्था में जाते हैं, तो हर सेल के अंदर लंबाई बढ़ती है, देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ बढ़ती है, हर सेल की लेंथ बढ़ती है। ये लेंथ क्यों बढ़ी? इस हर सेल के अंदर का जो वैक्यूओल नाम का ऑर्गन है, आपने प्लांट सेल को पढ़ा होगा और बहुत जो छोटी कक्षाएं उसके अंदर भी प्लांट सेल्स को पढ़ाया जाता है। हम सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस करते हैं, एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स में डिफरेंस करते हैं। तो इस डिफरेंस के अंदर आपने देखा होगा कि वैक्यूल नाम का एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल्स में काफी प्रोमिनेंट है। कभी कभी तो एक वैक्यूल प्लांट सेल का 90%, ये अगर प्लांट सेल है तो इसका 90% हिस्सा अकेला वैक्यूल ऑक्युपाई करता है। ये वैक्यूल एलोंगेशन फेज की जो सेल है, जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल एलोंगेशन फेज में जाती है तो उसके अंदर का वैक्यूल पहले एलोंगेट होता और इसकी वजह से एलोंगेशन होता। वैक्यूलेशन बोलते हैं इसको हम। इस अवस्था में क्या होता है? वैक्यूलेशन। वैक्यूलेशन का मतलब एलोंगेशन ऑफ द वैक्यूल। मान लो ये प्लांट सेल है और इसका वैक्यूल पहले आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, न्यूक्लियस नहीं, वैक्यूल मान लो इसको, न्यूक्लियस नहीं, वैक्यूल, वैक्यूल गुब्बारे जैसा, फुग्गे जैसा होता है। ये वैक्यूल क्या होता है? इस तरह से मोटा लंबा होता।
जिसकी वजह से पूरी सेल ही लंबाई में बढ़ जाती है। इस अवस्था को हम बोलते हैं इलांगेशन फेज। इलांगेशन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था आप याद रखेंगे वैक्यूलेशन। मेरिस्टेमेटिक फेज में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स में प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा है, बाहर प्राइमरी सेल वॉल है और उस सेल वॉल के ऊपर काफी ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस है। इस अवस्था में वही सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, छोटी सी थी, वो सेल अब काफी लंबी हुई। लंबाई क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके अंदर का जो वैक्यूल है वो लंबा हुआ। कौन लंबा हुआ? वैक्यूल लंबा हुआ। इस स्थिति को हम बोलते हैं वैक्यूलेशन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? वैक्यूलेशन। तो एलोंगेशन फेज की सबसे प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण कौन सा है? वैक्यूलेशन। इट इज द elongation of the or formation of the large vacuole, long vacuole, prominent vacuole, vacuole बड़ा, इसीलिए पूरी सेल की लंबाई बढ़ी। दिस इज द elongation phase। अब आप देख सकते हैं कि E, F एंड G ये लेटर्स मैंने नजदीक नजदीक लिखे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये अवस्थाएं जो है, ये अवस्था, ये रीजन, ये मैचुरेशन रीजन है। याद रखो दोस्तों, आपको प्लांट में कुछ भी बनाना है, कुछ भी, तो सेल लगती है। सेल जो है, खास तौर पे मैं ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। कुछ भी बनाना बोले तो आप बोलेंगे सर नेक्टर बनाने को सेल कहां लगती है? मतलब नेक्टर में सेल नहीं होती, लेकिन नेक्टर सेल से ही बनता है। ये जो प्रोडक्ट है वो सेल से ही बनते हैं, प्लांट के सारे प्रोडक्ट सेल से बनते हैं। तो एक्चुअली ये जो मैचुरेशन फेज है उसमें जो सेल्स है वो एलोंगेशन सेल के बाद की सेल्स, मतलब यही सेल जो है ना वो बाद में कुछ ऑर्गन्स बनाते हैं, कुछ टिश्यूज बनाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। मैचुरेशन फेज की सबसे प्रोमिनेंट अवस्था, सबसे प्रोमिनेंट जो प्रॉपर्टी ये है कि यहां पे सेल वॉल थिक होती है। थिक सेल वॉल, जो मैंने बोला ना पहले थिन रहती है, प्राइमरी सेल वॉल रहती है, वो यहां पे थिक बन रही है, जाड़ी मोटी बन रही है। सेल वॉल बिकम्स थिक, सेल वॉल बिकम्स थिक, सेल वॉल बिकम्स परमानेंट। अभी प्राइमरी अवस्था चलेगी, बरोबर? अभी कैसी है? परमानेंट अवस्था आई है। नाउ द सेल वॉल, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई टेम्पररी जॉब है। कई डिपार्टमेंट्स, कई इनमें ट्रेनिंग पीरियड में वो एम्प्लॉइज रखते हैं कंपनियों में, भाई आप काम कैसा करते हैं वो हमको नमूना बताओ। वो कच्ची अवस्था है। जैसे टीचर्स में भी पहले टीचर टेम्पररी होते हैं, बाद में परमानेंट होते हैं। कंपनी में पहले जो एम्प्लॉय है वो उसका जॉब कैसा है? कच्चा है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको पक्का करेंगे। ठीक वैसे मेरिस्टेमेटिक पीरियड में और एलोंगेशन पीरियड में सेल वॉल इज नॉट सो मच यू सी परमानेंट, लेकिन मैचुरेशन पीरियड जैसे आता है, मैचुरेशन फेज जैसी आती है, इस फेज में अब उनको काम बांट के दिए, सेल्स अब काम धाम संभाल रहे। देखो इस फेज में आप उसको कोई काम नहीं बोल सकते। मतलब ये कौन सी सेल है, कौन सी रीजन की सेल है, उनको कोई रीजन नहीं है। इन द सेंस पर्टिकुलरली एपिडर्मल रीजन, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर रीजन, ये नाम जो है प्लांट के हर ऑर्गन में आपको मिलेंगे। एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये अलग अलग काम संभालने के लिए उनको परमानेंट होना जरूरी। इट इज वेरी कंपल्सरी दैट द प्लांट सेल्स मस्ट बिकम परमानेंट सो दैट दे विल परफॉर्म सम ऑफ द जॉब्स। कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो काम करने के लिए उनको परमानेंट होना जरूरी है। और ये परमानेंट टिश्यू जो है वो यहां है, यहां है। वो मैच्योर हुआ, परमानेंट हुआ, उसके साथ उसने और एक काम किया, वो है टिश्यू डिफरेंशिएशन का। टिश्यू 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 डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द टिश्यू डिफरेंशिएशन? टिश्यू डिफरेंशिएशन का मतलब भैया आप देखो, मैं फिर से बोल रहा, मेरिस्टेमेटिक रीजन में सारे सेल्स एक प्रकार के, कोई टिश्यू अलग अलग नहीं है। एलोंगेशन पीरियड में, एलोंगेशन फेज में सारे सेल्स एक प्रकार के, सारे एलोंगेटेड, सारे सेल्स के अंदर वैक्यूल लंबा हुआ है, अलग अलग टिश्यू नहीं है। लेकिन आप इस पीरियड, इस फेज में जब आते हैं, मैचुरेशन फेज में, यहां टिश्यू अलग अलग काम करते हुए आपको नजर आएंगे। You will find that here the cells are performing the different jobs.
दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। भाई कोई बाहर प्रोटेक्शन कर रहा है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू कोई लैटरल कंडक्शन कर रहा है, लैटरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम फ्लोएम, जाइलम पानी वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये अलग अलग काम कैसे हुए? बाय टिश्यू डिफरेंशिएशन। विदाउट टिश्यू डिफरेंशिएशन देयर इज नो जॉब परफॉर्म्ड, कोई जॉब नहीं हो सकता। ये टिश्यू डिफरेंशिएशन में जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक फेज से ही आए वाले हैं, ओके, आसमान से नहीं रखे। मैं एक बात बता रहा, अभी हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्या पहचान है? सभी लोग स्टूडेंट, आपकी क्लास में 100 बच्चे, क्या पहचान है उनकी? उनकी पहचान इतनी है कि वो फलानी कक्षा में है और वो फलाने के बेटे या बेटियां हैं। इसके अलावा आपकी पहचान क्या है? कुछ नहीं। मैं इस स्टूडेंट अवस्था को बोलता मेरिस्टेमेटिक अवस्था। हमारी पहचान है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इन 100 बच्चों को 20 साल बाद मिलूं, आफ्टर 20 ईयर्स, तो हर बच्चा उसकी पर्सनल आइडेंटिटी मुझे देगा, उसकी खुद की, पेरेंट की नहीं। आज आपको पूछा भाई व्हाट्स योर फादर, आपके पापा क्या करते हैं? बोलेंगे कोई टीचर है, कोई बोलेंगे बिजनेसमैन है, कोई बोलेंगे किसान है। मतलब आपकी पहचान नहीं है वो, योर आइडेंटिटी इट इज नॉट, दैट इज द आइडेंटिटी व्हाट यू से यू आर हायर्ड फ्रॉम योर फादर। वो पहचान आपको आपके पापा से मिली है, बाप से मिली है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दूसरी कोई पहचान नहीं कि वो सिर्फ सेल से डिवाइड होते जा रहे। लेकिन मैच्योरेशन फेज यहां जो है, यहां कोई पहचान नहीं, लेकिन यहां पे पहचान है। 20 साल बाद आप मिले तो आप खुद बोलेंगे सर मैं फलाना डॉक्टर बन गया, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर बन गया, कोई बोलेगा मैं जो है बिजनेसमैन बन गया। मतलब आपकी खुद की आइडेंटिटी वहां आपको मिल गई। ये तो मैं बताना चाहता कि मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन उसी को बोलते हैं भैया। देखो आपको भी जिम्मेवार व्यक्ति की कब बोलते हैं आपको? आप कोई अगर काम करने जा रहे हैं, अभी बैंक में गए तो मैनेजर बोलेगा पप्पा को लेके आओ। किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने गए, घर कंस्ट्रक्ट करना है, फिर हमारा घर बांध दो, तो बोलेगा पप्पा को लेके आओ। आपको आप पे कोई भरोसा काम के लिए नहीं रखेंगे, कोई आपको पैसे मांगने नहीं आएगा, और आप किसी के पास दे तो आपको पैसा नहीं देगा। ऐसा होगा कि आपको कोई आया बंदा और बोला 10 लाख दे दो यार, हम अगले महीने आपको सूद समेत वापस करेंगे। आप बोलेंगे मैं कहां से दूं 10 लाख, फ्रॉम वेयर आई शुड डू, आई एम नॉट हैविंग एनी मनी, आप पापा से मांग लो। बात सही। वही स्थिति है मेरिस्टेमेटिक फेज में। यहां आप किसी सेल को नहीं बोल सकते कि आप वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करो, आप फूड ट्रांसपोर्ट करो, आप फोटोसिंथेसिस करो, आप जो है वो फूड स्टोरेज करो, आप प्रोटेक्शन करो, रिप्रोडक्शन करो, गैमेट्स बनाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ अगली अवस्था में कच्चा माल देते हैं। ये कच्चा माल देने वाले हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, नागरिक, कल के नागरिक जो पक्के नागरिक है, उसके लिए कच्चा माल कौन है? स्टूडेंट। आप सभी लोग जो है वो आफ्टर 20 ईयर्स अच्छे खासे नागरिक बने होंगे। अभी नहीं ना, अभी नहीं। तो वही यहां पे आप देख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स सिर्फ बनते हैं, कोई काम धाम नहीं करते। काम धाम करते हैं इस फेज में। मैच्योरेशन फेज में वो काम संभालते हैं। फलाने एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम शुरू किया, फलाने ग्राउंड टिश्यू है कि नहीं, स्टोरेज का काम शुरू किया, लैटरल कंडक्शन का काम शुरू किया, फलाने वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। दे विल ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स ऊपर, फूड नीचे, फूड ऊपर, फूड बाहर मल्टी डायरेक्शन होता है। फूड वाटर एंड मिनरल यूनि डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर ही जाते हैं। सो दिस इज द मैच्योरेशन फेज। याद रखना दादा, मैच्योरेशन फेज में सेल्स को आइडेंटिटी मिलती है, वो टिश्यू डिफरेंशिएशन के अंदर जाते हैं, सेल मैच्योर होती है। इसका मतलब वो जो है ना, उसकी एक पहचान बनती है। वो टिश्यू डिफरेंशिएशन के बाद जो अलग अलग प्लांट टिश्यूज है, उनमें से किसी एक फ्रेम में बैठ जाते हैं।
एपिडर्मल है या ग्राउंड है या वेस्कुलर है, हु आर यू पूछे तो वो कोई ना कोई तो एक रीजन की सेल बन जाती है। आप कोई भी अवयव उठाओ, प्लांट का कोई भी ऑर्गन ले लो आप, रूट, स्टेम, लीफ, आपको इन तीन में से कोई टिश्यू नहीं मिलेगा। तीन टिश्यू, कौन सा, एपिडर्मल या ग्राउंड या वेस्कुलर। तो ये इस तरह से फेजेस ऑफ हम प्लांट ग्रोथ देखते हैं कि रूट जो एलोंगेट होता है आफ्टर जर्मिनेशन, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक फेज है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में मेरिस्टेमेटिक फेज चल रही, सेल्स निर्माण हो रहे, वो सेल निर्मिति का कारखाना है। एलोंगेशन फेज में वो सेल्स वैक्यूलेशन में जाते हैं, वैक्यूल लंबा होता है इसलिए सेल लंबी होती, सेल लंबी होने से रूट का भी लंबाई बढ़ जाता है। एलोंगेशन फेज। मैचुरेशन फेज में टिश्यू डिफरेंशिएशन होता, उनको एक आइडेंटिटी मिलती, दे स्टार्ट टू परफॉर्म अ फिक्स जॉब, दैट इज कॉल्ड एज और मैचुरेशन फेज। तो ये हुआ भैया हमारा फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब इसके बाद हम जाएंगे ग्रोथ रेट्स की तरफ। ग्रोथ रेट्स, जो प्लांट के ग्रोथ रेट्स है वो दो है, और ग्रोथ के तरीके, टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर हम ग्रोथ रेट्स को देखने वाले हैं। ग्रोथ रेट्स, इसके कुछ फॉर्मूले भी है, वो भी देखेंगे हम। सो व्हाट डू यू मीन बाय, यू कैन से growth rates and what are the types of growth? You see mainly दो प्रकार के हमें यहाँ ग्रोथ दिखाई देते हैं। Two types of growth we can see here. One is the arithmetic growth and second is geometric growth. पहले इनको अच्छी तरह से समझ लो, व्हाट इज द अरिथमेटिक ग्रोथ एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, अरिथमेटिक ग्रोथ का सीधा मतलब होता है कि इसमें पर्टिकुलरली पहली चीज तो रूट की लंबाई बढ़ना, शूट की लंबाई बढ़ना, उसके लिए ये ग्रोथ ही रेस्पॉन्सिबल है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में नंबर बढ़ता है, तो इसमें ऑर्गन्स बढ़ते हैं, प्लांट की साइज बढ़ती है, और ये ग्रोथ की वजह से ही प्लांट कुछ ना कुछ तो अपना रोल निभा सकती है, क्योंकि इसमें परमानेंट सेल्स बनते हैं। भाई आप प्लीज मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट इसको समझ लो। परमानेंट का मतलब होता है कुछ काम कर रही हो सेल, और मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कच्ची अवस्था जो उस पक्की अवस्था में जाएगी। मेरिस्टेमेटिक से ही परमानेंट बनते हैं, परमानेंट आसमान से नहीं टपकते। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरिस्टेमेटिक रीजन में बनते, मेरिस्टेमेटिक फेज में ये जो बने वाले सेल्स है वो परमानेंट बनते और काम शुरू करते। लेकिन याद रखना, अब मान लो 10 मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और 10 के 10 परमानेंट हो गए, तो भैया और 10 परमानेंट सेल्स अगर लग रहे तो कहां से लाएंगे? इसलिए प्लांट कभी भी 100% मेरिस्टेमेटिक 100% परमानेंट में कन्वर्ट नहीं करती, वो अपने हाथ में कुछ रखती है ताकि कारखाना चलता रहे। एक मटके में दही, आप अगर मम्मी को आप उस मटके का दही मांगेंगे तो आपको दही मिलेगा, लेकिन मटके के अंदर एटलीस्ट 1 चम्मच तो दही वहां रखा जाता है, ताकि उस दही के अंदर के बैक्टीरिया जब उसके अंदर दूध डालेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो फिर से उस दूध का दही बनाने के लिए वो तैयार है। आप अगर मटका पूरा चका साफ किए, पूरा धोके उसका जो है ना लस्सी बना के पी, पूरा खाली किया मटका, अगला दही कैसे बनाएंगे? फिर या तो आपको बगल में से लाना पड़ेगा थोड़ा सा दही, बरोबर है? तो आपको अगर उस मटके में कंटिन्यू दही बनाना है तो मटके में थोड़ा सा दही आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे आपको कंटिन्यू सेल्स बनाना है तो आपको मेरिस्टेमेटिक को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। अब अरिथमेटिक ग्रोथ होती कैसी है, ध्यान से देखो। मान लो ये 2 मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अब क्या होता मैं बताऊं। देखो, एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो है
वो परमानेंट बन जाती और एक मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवीजन माइटोसिस होके 2 सेल्स बन जाते। बोले तो यहां सेल्स कितने बने? 3। कैसे बने मैं बता दूं, देखो ध्यान से। ओके, तो ये एक सेल, इससे 2 सेल बने ना, ये दूसरी सेल, ये दोनों सेल इस सेल ने बना। ये दूसरी वाली जो सेल है वो परमानेंट हो गई, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। आप समझ रहे क्या? नहीं समझे? देखो ध्यान से, ये दोनों मेरिस्टेमेटिक है, एक परमानेंट होगी। परमानेंट का मतलब वो आगे डिवीजन नहीं करेगी, नो फर्दर डिवीजन, इट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, इट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, इट इज कॉल्ड एज परमानेंट। ये काम को लग गई, इसने काम धाम शुरू किया, बरोबर। 2 मेरिस्टेमेटिक है, इस एक ने डिवीजन किया और एक ने डिवीजन की ताकत खो दी और वो परमानेंट बन गई। मतलब इसने डिवीजन किया, ये सारा माइटोसिस डिवीजन होता है, याद रखना। मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए करना, वो भी एक अवस्था में करना। अभी तो ग्रोथ चल रही है, मैच्योरिटी आने के बाद मियोसिस अभी नहीं लाना, ये सिर्फ माइटोसिस है, बरोबर। ये इसका माइटोसिस का नियम है, एक सेल के 2 सेल, इक्वल सेल, एक जैसे सेल, सारे प्रॉपर्टीज एक जैसे। तो इस एक सेल ने ये 2 सेल बनाए और ये क्या हुआ? परमानेंट बन गया। अब देखो दादा, इन 2 में से एक परमानेंट बनेगी आगे। कैसे? ये परमानेंट बनेगी और एक परमानेंट तो है ही। अब नंबर देखो ध्यान से, व्हाट विल हैपन। हाँ, एक परमानेंट है ऑलरेडी, ये परमानेंट मैं यहां पे रख दिया। अब इसकी और एक परमानेंट बन गई, इसकी एक परमानेंट बन गई, ठीक है ना। अब इसने डिवीजन किया माइटोसिस तरीके का और ये 2 बन गए मेरिस्टेमेटिक। मतलब क्या कि हर डिवीजन के बाद एक परमानेंट बढ़ रही है। फिर से यहां देखो आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये परमानेंट, ये भी परमानेंट, इसके व्हाट यू से एक नेक्स्ट परमानेंट आएगी, एग्जिस्ट करेगी और इसने 2 मेरिस्टेमेटिक बना दिए। एम बोले तो मेरिस्टेमेटिक, पी बोले तो परमानेंट। मतलब मेरिस्टेमेटिक ईच स्टेज में नंबर 2 रहेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नंबर कितना रहेगा? 2, और हर बार परमानेंट 1 से बढ़ेगी। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला डिवीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 5वें में नंबर ऑफ परमानेंट्स कितने और नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ कितने होंगे परमानेंट? 4, मेरिस्टेमेटिक तो 2 ही। और यहाँ कितने बनेंगे? परमानेंट बनेंगे 5 और मेरिस्टेमेटिक 2। 1 परमानेंट, 2 परमानेंट, 3 परमानेंट, बरोबर। 1 2 3। एंड मेरिस्टेमेटिक तो 2 ही रहेंगे हमेशा, 1 मेरिस्टेमेटिक, 2 मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे 4, कैसे 4 देख लो, ये 1, ये 2, ये 3, 4 परमानेंट कैसे बनेंगे और इससे 1 परमानेंट, 1 2, ये 3 और ये 4, पी 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 एंड पी, बरोबर। यहाँ पे 5 परमानेंट बनेंगे, सॉरी यहाँ पे कितने बनेंगे? 5 परमानेंट। ये 1, ये 2, ये 3, ओके, ये 4 और यहाँ पे क्या होगा? किसने परमानेंट बनाया? ये मेरिस्टेमेटिक एंड ये मेरिस्टेमेटिक। सो 1 2 3 4 और इस मेरिस्टेमेटिक का एक परमानेंट बन के ये बन गए 2 मेरिस्टेमेटिक। आप समझ रहे? दिस इज एक्चुअली द यू कैन से अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या देख रहे हैं आप अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर? अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर आप देख पा रहे कि हर स्टेज के बाद एक परमानेंट बढ़ रहा है, 2 मेरिस्टेमेटिक कांस्टेंट है। आप खुद इसको करके देख सकते हैं, यू कैन फॉलो दिस। शुरू में क्या लिया हमने? 2 मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट हुई, एक मेरिस्टेमेटिक ने डिवीजन किया माइटोसिस और 2 मेरिस्टेमेटिक बना दी। आगे इसने एक परमानेंट बना दी और इसने 2 मेरिस्टेमेटिक बना दी। मतलब हर स्टेज के बाद परमानेंट 1 से बढ़ रही, परमानेंट 1 से बढ़ रही और मेरिस्टेमेटिक कांस्टेंट 2 ही रह रहे। हर अवस्था में देखो मेरिस्टेमेटिक 2, मेरिस्टेमेटिक 2, मेरिस्टेमेटिक 2, मेरिस्टेमेटिक 2, मेरिस्टेमेटिक। तो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि भैया पूछा सपोज 7वीं अवस्था में 7 डिवीजन के बाद
नंबर ऑफ परमानेंट कितने, नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक कितने, तो नंबर ऑफ परमानेंट 7, नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक 2। 10 डिवीजन के बाद, 10 स्टेजेस के बाद परमानेंट्स कितने, 10, मेरिस्टेमेटिक कितने, 2। अब आ जाओ आप इधर, ज्योमेट्रिक का कायदा सीधा सीधा है, पहले से संख्या डबल, हर डिवीजन के बाद पहली जितना नंबर है उससे संख्या डबल। जैसे कि हमने एक मेरिस्टेमेटिक लिए, ठीक है, इसने करा माइटोसिस और बने 2 मेरिस्टेमेटिक, 2 मेरिस्टेमेटिक, ओके, 2 मेरिस्टेमेटिक। अब इन दोनों ने माइटोसिस करा तो 4 मेरिस्टेमेटिक, सही बात। द 4 मेरिस्टेमेटिक, 1 2 3 एंड 4, ये सब मेरिस्टेमेटिक, आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो 4 से 8 मेरिस्टेमेटिक, 4 से मेरिस्टेमेटिक कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये 8 मेरिस्टेमेटिक बनेंगे आफ्टर योर थर्ड डिवीजन। ये पहला डिवीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ओके, ये 2, ये 2, ये 2 और ये वाले 2, इस तरह से। फिर इन 8 से बनेंगे 16, ओके, 16 नंबर ऑफ सेल्स। तो हर डिवीजन के बाद नंबर डबल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नंबर डबल होता जाएगा। इसमें और इसमें फर्क देखो, यहां कोई परमानेंट सेल नहीं बन रहा, मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक। हाँ, सिर्फ इनके जो रेट से रेट, वो शुरू में बहुत स्लो रहता, बीच में काफी बढ़ जाता, लास्ट में और एक बार धीमा हो जाता। इनके तो सीधे, आप समझ रहे, इनके तो सीधे स्ट्रेट ग्रोथ होती है इनके ग्रोथ कर्व भी हम देखने वाले। अरिथमेटिक ग्रोथ का ग्रोथ कर्व इस तरह से आएगा और ज्योमेट्री का जो है वो ग्रोथ कर्व इस तरह से एस शेप्ड आएगा। इसका ग्रोथ कर्व एस शेप्ड आता है और इसका जो ग्रोथ कर्व है वो स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट। रूट की जो ग्रोथ है, रूट की ग्रोथ वो इस कैटेगरी में आती है, तो उसको तो बाद में देखेंगे। पहले तो आप इन 2 ग्रोथ्स में डिफरेंशिएट करो, अरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ शुरू से लास्ट तक स्ट्रेट सीधे होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में शुरू में स्लो है, बाद में सेकंड स्टेज जो एक्सपोनेंशियल है उसमें फास्ट होती है और जो स्टेशनरी है उसमें फिर से स्लो हो जाती है। अरिथमेटिक ग्रोथ में हर डिवीजन के बाद परमानेंट बनते जाता है और एक साइड मेरिस्टेमेटिक कांस्टेंट भी रहता है। लेकिन आप ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर अगर देखते हैं तो कंटिन्यू ऑल आर मेरिस्टेमेटिक, हर डिवीजन के बाद में मेरिस्टेमेटिक का नंबर डबल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ऑलवेज डिवाइडिंग सेल, ऑलवेज डिवाइडिंग सेल, ऑलवेज डिवाइडिंग सेल इज द मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसमें डिवाइडिंग सेल बनते हैं और इसमें हर डिवीजन के बाद में एक सेल जो है वो परमानेंट बनती जाती है। फिर से पक्की करो, क्लियर करो कॉन्सेप्ट कि विदाउट परमानेंट सेल, विदाउट परमानेंट टिश्यू, नो जॉब ऑफ द प्लांट बॉडी इज परफॉर्म्ड। आपको परमानेंट सेल चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। दिस इज अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। उसके बाद हम ग्रोथ रेट्स को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।